2 और इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इसमें होता है +5। तो A5 एंड B1, A5 एंड B1 कभी भी मैच द कॉलम इस टाइप के आते हैं तो आप देखेंगे इतने लिमिटेड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही होते हैं कि 2 ऑप्शन चेक करते ही बाकी सब फ्रीज हो ही जाता है। सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर। C1D3 C2D3 ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6 और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 ये इस तरह के हैं। अच्छा तो क्षमा चाहता हूं, ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3 तो ये +3 हो जाएगा और ये +4 ऐसे। अच्छा सही है बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर्स भी देख लीजिए। H3PO2 कैसा दिखता है, POOH और HH। ध्यान दीजिए 2 हाइड्रोजन्स सीधी फास्फोरस से अटैच्ड हैं और ये है H3PO2। ऐसे ही H3PO3 को अगर आप देखेंगे POOH और OH और एक ये कौन सी है, ये हैं नॉन एसिडिक हाइड्रोजन्स या रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स। कौन सी, ये वाली जो फास्फोरस से सीधी जुड़ी हुई हैं, इन्हें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन या नॉन एसिडिक कहा जाता है। और ये जो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हैं, ये हैं एसिडिक हाइड्रोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खूब आता है घुमा फिरा के, ध्यान होना चाहिए आपको। जब इतनी सारी बातें हो रही हैं H3PO2 H3PO3 के बारे में, फटाफट मैं चुटकियों में इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी रिवाइज कर देता हूं। H3PO2 कैसे बनाते हैं, आपके पास है व्हाइट फास्फोरस और उसको NaOH किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बॉइल कर दीजिए तो बनाता है NaH2PO2 और साथ में बनती है फॉस्फीन। अच्छा और फिर इस NaH2PO2 में आप डाइल्यूट HCl या कोई भी डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, आपको मिल जाता है H3PO2 ये वाला। ओहो ऐसा है, जी हाँ। और H3PO3 कैसे बनाते हैं, ये तो और भी आसान है। P4O6 को आप बस पानी में घोल दीजिए, ठंडा 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 पानी, मतलब बर्फ डाल के नहीं, मतलब उबालिए मत, हीट मत होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पर भी रहेगा तो ठीक है, आपको सीधे H3PO3 मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है +1, इसमें है +3। ये है कहानी H3PO2 और H3PO3 दोनों की। जब ये सब बता रहे हो तो H3PO4 भी यही बता दो, बता देते हैं। POOH और OH के साथ साथ एक और OH ले लीजिए। अब P के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई हाइड्रोजन नहीं है, इस तरह से ये तीनों कैसी हैं, तीनों एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। अच्छा सही बात है, ये है H3PO4 या ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। कई बार सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड, कई बार लोग बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। कैसे बनता है, P4O6 को पानी में घोल के बनता था H3PO3, तो P4O10 को पानी में घोलकर बनता है H3PO4। ढेर सारे पानी में घोल दीजिए और आनंद पूर्वक नाचते हुए बन जाएगा H3PO4। बस इतनी सी प्रिपरेशन है, ये तो बड़ा आसान है ऐसे ही होता है। H3PO3 की बातें, हाँ जी, और H3PO4 की बातें, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। एक छोटी सी चीज बच गई है, क्या, उसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड सीरीज, वो भी बता देता हूं। P4O10 अगर बहुत जरा सा पानी डालेंगे ना तो आपको मिलता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। एन टाइम से पॉलीमरिक होता है, N 3 या 3 से ज्यादा ही होगा। और पानी मिलाएं तो ये मेटाफॉस्फोरिक ही बन जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 और उसमें बहुत सारा पानी मिलाते ही चले जाएं तब जाकर बनता है आपका H3PO4। ऐसा है हाँ।
आप सीधे ढेर सारा पानी मिला देंगे तो भी बन जाएगा, इसलिए PO4 मना नहीं है। इसी को सुखाएंगे, गर्म करके अगर पानी निकाल देंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक से पहले बनेगा पायरोफॉस्फोरिक, फिर आप देखेंगे पायरोफॉस्फोरिक से बनेगा मेटा, और अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर देंगे तो बिल्कुल सूख के पाउडर बन जाएगा और दोबारा बन जाएगा P4O10। अच्छा ऐसा है? जी हाँ, ये पूरी चीज कहलाती है फॉस्फोरिक एसिड सीरीज। बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग पसंद करते हैं इसे। ठीक है, अच्छा बोल रहे हो। और एक चीज बच गई, वो H4P2O6, वो भी दिखा देता हूँ। H4P2O6 बड़ा मजेदार है। POOH POOH और एक PP बॉन्ड है। H4 1 2 3 4 H4P2O6 इस तरह से है। देखिए आप, ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का +4 है, 4 POH बॉन्ड है, एक PP 2 PO बॉन्ड्स। कैसे बनाते हैं? रेड फास्फोरस है, इसको NaOH के साथ उबालिए। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, तब फिर से आप पाएंगे, आपको मिलेगा H4P2O6 और साथ में मिल जाएगी फॉस्फीन। ये है रिएक्शन। अच्छा सही है बॉस। ऐसे होता है। वो व्हाइट से था, ये रेड से। डन 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 डन। अगला सवाल। The set of pairs that represent the pair of neutral oxides of nitrogen is। आप देखिए उधर फास्फोरस के ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स हमने जबरदस्त तरीके से रिवाइज कर लिए थे। हाँ, अब नाइट्रोजन की बारी आ गई है। कैसे करेंगे? देखिए, नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं? +1 +2 +3 +4 +5, इन सब में होते हैं। ऐसे देखिए, ये सारे ऑक्साइड्स, पांचों ऑक्साइड्स हैं, 6 ऑक्साइड्स हैं, 5 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में नाइट्रोजन के। और इसमें से ये जो हैं, ये न्यूट्रल हैं, और बाकी जो हैं ये एसिडिक हैं। सबसे नीचे वाले दो +1 और +2 न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इन्हें, और ये न्यूट्रल हैं। अच्छा, और बाकी ऊपर वाले एसिडिक हैं। ओह ऐसा क्यों है? हाँ, ऐसा है, ये पता होना चाहिए। और अब आपको भी पता लग गया है। पता है मैंने पहले भी था, अब भूल गए हो, अब याद कर लीजिएगा। डन डन। ठीक है, N2O को देखिए, एक बहाना ही है, इसी बहाने से हम पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स का। N2O को लोग प्यार से लाफिंग गैस कहते हैं। बड़ी हंसी आती है, नशा सा आ जाता है N2O जो सूंघते हैं उनको। स्ट्रक्चर कैसा होता है? NNO ऐसा, या NNO इस तरह से। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो आप पाएंगे NN बॉन्ड ऑर्डर लगभग 2.5 है, और NO बॉन्ड ऑर्डर लगभग 2.5 है। ऐसे N2O कैसी होती है? बन तो जाती ही है, लेकिन ऑल्दो लोग कहते हैं कि बड़ी स्टेबल है, कुछ है, पर रिएक्शन भी कर ही लेती है। कललेस है बिल्कुल, पानी में हाईली सॉल्युबल है, मजे से पानी में घुल जाती है। और इसका एक बहुत टिपिकल लक्षण कहा जाता है, अब इट रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्या, ये बुझती हुई चिंगारी को फिर से जला देती है। मतलब जैसे आप एक माचिस की तीली लें, उसमें आग लगाएं, लपटें उठेंगी, लपट बुझ जाए तो एक ऑरेंजिश ग्लो बच जाती है ना, ऑरेंज सी ग्लो बच जाती है। हाँ हाँ, बच जाती है। आप उस ऑरेंजिश ग्लो को लेकर आप चले जाएं किसमें, किसी चेंबर में, या किसी ऐसे चेंबर में जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, तो आप देखेंगे फिर से आग की लपटें उठने लगेंगी। कोई अगरबत्ती जलाएं, लपटें उठी, बुझा दिया, एक ऑरेंजिश ग्लो बच गई। उस जलती हुई अगरबत्ती को वापस अगर आप N2O के चेंबर में डाल दें तो दोबारा आग की लपटें निकलने लग जाएंगी। अगर पहले से जलाया हुआ सल्फर या फास्फोरस है आपके पास, जो कि बहुत शक्तिशाली नहीं माने जाते, उनको भी अगर आप N2O के चेंबर में फेंक दें तो बुझेंगे नहीं, आग जलती रहेगी,
क्योंकि N2 डिकम्पोज कर करके N2 और वो O खिलाती रहती है और चीजों को जलाती रहती है। बहुत रिएक्टिव नहीं होती पर बिल्कुल अनरिएक्टिव भी नहीं होती। अच्छी बात है, मजेदार है। बनाते कैसे हैं इसे? मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ लिखा नहीं है पर बोल देता हूं आपको। एक होता है अमोनियम नाइट्राइट नाइट्रेट NH4NO3। उसको जेंटली वार्म करिए, एकदम बहुत हल्का हल्का गर्म करिए, आप पाएंगे वो टूट जाता है N2O+2H2O। बस बस इतना सरल सा तरीका है। डेंजरस माना जाता है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट बम की तरह भी फूट सकता है। सच तो ये है, देसी बम बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का यूज बाकायदा किया जाता है। क्या बात कर रहे हो, सही बता रहा हूं आपको, ऐसा है। ठीक है, और कुछ? वेल, N2 के अलावा आपके पास आती है NO। NO क्या है? NO जिसे जगत कहता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड कैसी है? बहुत ही मशहूर गैस है। इट्स अ कलरलेस गैस दैट टर्न्स ब्राउन इन एयर, दैट टर्न्स ब्राउन इन एयर। हवा में अपने आप ये ब्राउन हो जाती है। ये है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और ब्राउन क्यों हो जाती है? क्योंकि NO हवा से बहुत तेजी से अपने आप रिएक्ट कर जाती है और बनाती है रेडिश ब्राउन NO2 गैस। NO अपने आप में न्यूट्रल है, लेकिन हाँ, जब वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी हवा से और NO2 बना लेगी, तब ऑफ कोर्स एसिडिक हो जाएगी। खुद में NO न्यूट्रल है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है आपके पास और मान लीजिए आप इसको लेड से रिएक्ट कराते हैं, तो ये बनाएगा लेड नाइट्रेट और छोड़ देगा NO। लेड के स्थान पर आप चाहें तो कॉपर भी ले सकते हैं, चाहे तो सिल्वर भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा अमीर महसूस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब तरफ से इनमें मतलब बहुत रिएक्टिव मेटल नहीं होना चाहिए। थोड़े डल टाइप के लेड है, कॉपर है, बिस्मथ है, सिल्वर है, इतना मतलब इसके नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इससे लेस रिएक्टिव जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ NO छोड़ देते हैं। ऐसा होता है। N2O3 कैसी है जैसी है, अच्छी बुरी जो भी कहें। NN बॉन्ड लेंथ इसमें अब नॉर्मली लंबी होती है, बहुत लंबा होता है। NN बॉन्ड अक्सर टूटा टूटा रहता है। क्यों? N2O3 सबसे अनस्टेबल ऑक्साइड है। अच्छा, इसको ऐसे मानिए, क्या है ये NO2 का स्ट्रक्चर है और ये NO का भी। दोनों देखी थी, NO तो देखी थी, NO2 नहीं देखी, पर देख लीजिए ऐसा है। अगर NO और NO2 को पता है मिक्स कर दो, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानते हो क्या है? कि आप इक्विमोलर मिक्सचर लीजिए NO और NO2 का और कूल करके कंडेंस कर लीजिए। जब वो कंडेंस करती हैं तो अपने आप बना लेती हैं N2O3। क्यों? उनके अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाते हैं इस तरह से। कितना टपोरी है ये। हाँ, ऐसा ही होता है, N2O3 बनती है। लेकिन प्लीज रिमेंबर, रिवर्सिबल रिएक्शन है। N2O3 बहुत मजे से दोबारा टूट सकती है, किसमें? NO और NO2 में। आप देख भी सकते हैं NN बॉन्ड एबनॉर्मली लंबा है। ठीक है, NO बॉन्ड सारे एक जैसे हैं? अगर आप गौर करें तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 2 और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। यानी कि ये वाला बॉन्ड है, ये थोड़ा लंबा है और ये वाला बॉन्ड थोड़ा छोटा। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो बॉन्ड लंबा हो जाता है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड छोटा होता चला जाता है, जो यहाँ दिख भी रहा है। और ठंडा करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। जी हाँ, ये एक ब्लूइश कलर का सॉलिड होता है, स्वभाव एसिडिक है। और N2O3 को अगर आप पानी में घोलेंगे तो आप देखेंगे वो नाइट्रस एसिड HNO2 में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। HNO2, NO2 की बात कर लेते हैं। जहरीली गैस है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, पॉइजनस होती है। पॉइजन में तो हर चीज पोटेशियम साइनाइड नहीं हो जाती। मैंने लैब में कई बार बना के दिखाई है, जिंदा ही हूं आज तक, कोई ऐसा मर नहीं गया। फिर भी शुभ गैस नहीं है, थोड़ा खुले में काम करना चाहिए, बचना चाहिए इससे। बनाते कैसे हैं इसको? मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लीजिए और किसी भी चीज से रिएक्ट करा दीजिए। अगर ये रिएक्ट कर गया, कभी कभी तो कहते रिएक्ट ही नहीं करता, तो बात ही खत्म हो गई।
अगर रिएक्ट कर गया तो पक्का छोड़ेगा रेडिश ब्राउन NO2 गैस। ऐसा है, जी हाँ, ऐसा है, ऐसा अद्भुत काम है किसका? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। ठीक है मजेदार काम है, बैलेंस नहीं किया मैंने, आप करते रहिएगा आराम से, जरूरत भी नहीं। नेचर कैसा है जी? बड़ा अच्छा नेचर है। अच्छा बुरा नहीं पूछ रहे, मतलब मतलब ये कि आप देखें NO2 को अगर आप पानी में घोलेंगे ना, वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाती है, बनाती है HNO2 और HNO3। वो एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स देती है, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाती है पानी में घोलने पर, देती एसिड से, इसलिए एसिडिक है। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑफ कोर्स दिख ही रहा है उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, होना भी चाहिए था। ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ? बहुत कर लिया जी, आगे देखो। चलिए, हमने N2O NO, N2O3 NO2 इन सबको देखा है। वैसे सच तो ये है कि 2 ऑक्साइड्स बच गए हैं। मैं लगे हाथ बोल के सारे ऑक्साइड्स का रिपीटेशन खत्म कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है कर लूंगा, पर एक बार N2O5 को भी देख लीजिए, NONOO। बच्चों ये स्ट्रक्चर है N2O5 का। अच्छा, ये स्ट्रक्चर धड़ाधड़ बनाते हो तुम, आपको भी आने चाहिए। +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। कैसे बनती है N2O5? N2O5 बनती है अगर आपके पास हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और उससे अगर आप P4O10, P4O10 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसमें टपकाएं तो ये पानी नोच लेता है, बन जाती है N2O5, और हल्का सा गर्म करें तो उड़ जाएगी, नहीं तो फिर सॉलिड हो जाती है ना। और साथ में फास्फोरस बना लेगा, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड या मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है N2O5 बनाने का, हाईली एसिडिक होती है। अगर पानी डाल देंगे वापस तो पानी में घुलकर वो दोबारा नाइट्रिक एसिड बना देगी। यही नहीं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 और N2O5 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं। और ये तो विशेष तौर पर N2O5 तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त वाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। अच्छा, सही है, सारे ऑक्साइड बोल दिए, सारे ऑक्साइड। एक एक लास्ट छोटा सा पॉइंट, कौन सा? NO2, इसी को देख लीजिए, यही पे देख लीजिए, है ना। अगर आपके पास NO2 है, हाँ, उसको ठंडा करेंगे ना तो डाइमराइज कर जाती है और वो बना देती है जुड़कर N2O4। फर्क क्या है? NO2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन था और रेडिश ब्राउन कलर था। N2O4 भारी तो हो गई है, पर वो रेडिश ब्राउन कलर अब हट जाएगा, और अब ये कैसी हो जाएगी? अब कलरलेस हो जाएगी, क्योंकि N2O4 बन गई है इसलिए। पुराना सारा काम हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन सब देख डाले, मैं थोड़ा प्रिपरेशन सब रिवाइज करा दिया। अब आओ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। One of the byproducts formed during the recovery of ammonia from Solvay process is, अरे क्या चीज पूछ ली हमने, सॉल्वे प्रोसेस। जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक बार बता दूं आपको। वैसे बाय प्रोडक्ट भी कहीं भागा नहीं जा रहा है, वो तो 1 सेकंड में बता सकता हूँ। प्रोसेस क्या है ये सुनिए। इसमें क्या करते हैं, आप लेते हैं कोल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ब्राइन का, कोल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ब्राइन का। अच्छा, एनिमेशन में आ रहा है, देख लीजिएगा, उसको भी दिखा दूंगा एक बार, पर पहले सुन लीजिए। और इसी में ढेर सारी अमोनिया डालते हैं, ये भी सैचुरेटेड होती है। तो सॉल्यूशन में अमोनिया है, नमक है, और इसमें पानी तो है ही सही, और उसमें CO2 और पास करते हैं। और जब ये करते हैं तो आप देखिए H2O और CO2 आपस में बनाते हैं H2CO3। H2CO3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। और ये जब नमक के साथ रिएक्ट करता है तो बना लेता है NH4Cl। क्यों? क्योंकि NaHCO3 प्रेसिपिटेट हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है औरों के मुकाबले, लोग इसे इनसॉल्युबल नहीं कहते, पर मतलब मुश्किल से 8-9 ग्राम पर लीटर घुलता है, तो इसलिए सॉल्युबल तो बोल देते हैं, पर फिर भी यहाँ तो क्या 200-200, 400-400 ग्राम पर लीटर घुल रहे थे, तो बहुत सारी क्वांटिटी में सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। इसे लोग फिल्टर कर लेते हैं, और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करें तो वो टूट जाता है Na2CO3 और H2O और CO2 में। इस सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों इस प्रोसेस से बन जाते हैं,
और लोग बड़े खुश होते हैं, बड़ी शाबाशी देते हैं और कहते हैं देखो सॉल्वेबल प्रोसेस हो गई। एक चीज और है, जो अमोनियम क्लोराइड बच जाता है, अमोनियम महंगी आती है, तो लोग इसमें से अमोनिया को वापस लेना चाहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आता है? कैल्शियम कार्बोनेट याद होगा आपको, हाँ जी, उसको गर्म करते हैं तो उससे मिलता है CO2 और साथ में मिलता है CaO। उसमें पानी डालते हैं, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ उबालते हैं तो निकलती है अमोनिया। अपने को मिलेगी अमोनिया, अपने को मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड और अपने को मिलेगा ढेर सारा पानी। ऐसा है, जी हाँ, ऐसा है, अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और ढेर सारा पानी। ठीक, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है। ये अमोनिया रिसाइकिल करके वापस भेज दी जाती है और बार बार यूज में अंदर ही अंदर आती रहती है। कैल्शियम क्लोराइड कूड़े की तरह फेंक दिया जाता है और मेन प्रोडक्ट जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये थी सॉल्वेज प्रोसेस। आइए एक बार इसी प्रोसेस को देख भी लेते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए मेरे साथ, देखो एक एक्सपेरिमेंट क्लास में किया हुआ है। कैसे? ड्राई आइस रखी है यहाँ पर, CO2, और यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास अमोनिया और नमक डाल रखा है। खूब CO2 पास कर रहे हैं इसमें से, CO2 पास करी, इससे क्या होगा? इससे आप देखेंगे कुछ क्रिस्टल्स बनेंगे। किसके? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अच्छा ऐसा है, जी हाँ, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया NaHCO3। क्या कर रहे हो आप? फिल्टर कर रहे हैं उससे, फिल्टर कर लेंगे, बड़ा अच्छा किया। जब छान लेंगे तो उसमें होगा ये कि कचरा निकल गया, सब सॉल्यूशन निकल गया जिसमें अमोनियम क्लोराइड था, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास बच गया। प्रोडक्ट आ गया किसका? सॉल्वेबल प्रोसेस का। बहुत तमन्ना हो तो उसे गर्म कर लो, गर्म करोगे तो डिकम्पोज करेगा, H2O CO2 निकल जाएंगे और सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा, वॉशिंग सोडा। ये भी एक दूसरा प्रोडक्ट है किसका? सॉल्वेबल प्रोसेस का। डन? ठीक है, प्रश्न देख ले क्या था, बाय प्रोडक्ट क्या था? कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट था, जानते हैं, ये तो मेन प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है सॉल्वेज प्रोसेस। ज्ञान के इस फुल टू ओवरलोड के बाद आइए देखते हैं एक छोटा सा बहुत आसान सवाल। ऑक्सीडेशन स्पीड्स ऑफ नाइट्रोजन इन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो आर +2, +4, +1 एंड +5। क्या ऑर्डर है? सबसे कम है N2O, +1, 2, 4, 5। ओ माय गॉड, कहीं बी होना हो जाए सही। जी हाँ, बी ही है सही। इंडीड। कैसे कैसे किया? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, और तो कैसे? केमिकल नेचर of nitrogen oxide compound obtained from a reaction of concentrated nitric acid and P4O10 is आपके पास, मैंने जस्ट 5 मिनट पहले बताया है, आपके पास है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और आपके पास है P4O10। क्या मिलेगा इससे? इससे नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड मिलेगा? जी हाँ, P4O10 है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो नाइट्रिक एसिड से पानी चुरा लेगा, आपको मिलेगी N2O5। बैलेंस कीजिए, 4 फास्फोरस और यहां मिलना है HPO3 n टाइम्स। तो इसमें फास्फोरस ये ऐसे आएगा, अगर ऐसे है तो ये ऐसा आ जाएगा। अब बैलेंस हुआ, अरे वाह, ये तो 4:1 रेशियो भी आ रहा है। हाँ जी, क्या है? N2O5 का नेचर क्या है? एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक। जी हाँ, एसिडिक। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, ये प्रिपरेशन है N2O5 की, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है। The molecule having smallest bond angle is, अभी तो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आ गया। आपके पास है ECl3, आई एम सॉरी, आपके पास है ECl3 और डाउन द ग्रुप चल रहे हैं आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऐसे।
जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर खींच लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर खींच लिया जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो लोन पेयर और पिचका देगा एंड डाउन द ग्रुप आप पाएंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा SbCl3 का। जी हाँ, ट्रेंड यही है, आपके पास डाउन द ग्रुप चलेंगे इस तरीके से तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, SbCl3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। जी हाँ, किसमें? ग्रुप 15 के हैलाइड्स। इस नियम के लिए शर्त यही है कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर अवश्य हो, लोन पेयर नहीं होगा तब काम नहीं करेगा ये। ठीक, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड्स? दिए हुए एसिड्स के लिए सत्य क्या है? A, phosphinic acid is a diprotic acid while phosphonic acid is a monoprotic acid. Phosphinic acid is a monoprotic while phosphonic is diprotic. Both are triprotic, both are diprotic. Phosphinic, phosphonic, ये है क्या बोला है? वेल, अगर आप फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स देखें तो एक है हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 जिसे कभी कभी फॉस्फिनिक एसिड लोग बोल देते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर तो देख ही चुके हैं इसका, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितनी थी? 1, तो ये मोनोप्रोटिक एसिड है। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर इसी की बजाय H3PO3 को देखेंगे, उसको फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। पुराने नाम है, अनसिस्टमैटिक नाम है, पर फिर भी नाम तो है फॉस्फिनिक H3PO2, फॉस्फोनिक H3PO3। ये डायप्रोटिक एसिड है, इसमें दो दो एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, तो आइए एक बार जरा अब प्रश्न को देखें। फॉस्फिनिक फॉस्फिनिक H3PO2 इज डायप्रोटिक, गलत। Phosphenic is monoprotic, H3PO2 is monoprotic, yes. Phosphonic H3PO3 is diprotic, yes. B सही है, B सही है, बिल्कुल। The strong reducing behavior of H3PO2 is due to H3PO2 एक अच्छा reducing agent है। हाँ हाँ, बताया तो था आपने, एग्जैक्टली मैंने बताया था, याद है तुम्हें? क्यों? बोलो बोलो बोलो, उसका स्ट्रक्चर याद करो। अभी अभी बोला है, रिपीट भी कराया, जस्ट अभी पिछले क्षण 2-3 सेकंड पहले रिपीट भी कराया स्ट्रक्चर। अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये दो दो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स हैं, ये एसिडिक नहीं है, ये रिडॉक्स में काम आती है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की, खुद खुशी खुशी खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज, दूसरों को करता है रिड्यूस। प्रेजेंस ऑफ 2 pH बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ 2 pH बॉन्ड्स, ये कारण है रिड्यूसिंग बिहेवियर का। सी इज द आंसर, यस, सी इज द आंसर। And this brings us to the next question, which says, in a cyclotrimetaphosphoric acid, how many single and double bonds are present? Cyclotrimetaphosphoric acid, my God, जान ले लो मेरी, कितनी सारी चीजें आ गई इसमें। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा है? बड़ा आसान सा है, ये है HPO3 होल थ्राइस। साइक्लो है, मतलब स्ट्रक्चर में दिख जाएगा, ट्राई है क्योंकि थ्राइस है, और HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। बस ये ऐसा है, साइक्लिक होता है। मेरे साथ बनाओ, PPP 3P और OOO। अच्छा, ठीक है, PPP और OOO, जी हाँ, PPP और OOO ऐसे, और इनको सिंगल लाइन से जोड़ दो, POPOPO, माय गॉड, ऐसे, जी हाँ, और OO OO OO, क्या किया? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे बनाते गए। अच्छे, तो बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही समझे आप, ये बहुत ही इजी है। और ये क्या है? ये है PO3 3 माइनस, PO3 माइनस होल थ्राइस। अगर HPO3 करना है तो माइनस लगाने के स्थान पर यहां पर H लगा दीजिए, H H और H ऐसे, ये बन गया स्ट्रक्चर। ओ माय गॉड, इसमें तो क्वेश्चंस हैं,
हाउ मेनी सिंगल एंड हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? लो कर लो बात, अभी बताते हैं कितने हैं, लेट्स काउंट। पीओ पीओ पीओ, पहली बात तो ये पीपी बॉन्ड नहीं है, ओओ बॉन्ड नहीं है, सिर्फ पीओ पीओ बॉन्ड है या फिर ओएच बॉन्ड है। तो ओएच बॉन्ड्स कितने हैं? 3, 1, 2 और 3। ठीक है। पी सिंगल बॉन्ड ओ कितने हैं? वेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पीओ सिंगल बॉन्ड्स 9 हैं और डबल बॉन्ड्स 1 2 एंड 3। तो 3 डबल बॉन्ड्स हैं पीओ के और सारे डबल बॉन्ड 3 ही हैं। सिग्मा कितने हैं? 12। 3 डबल 9 सिंगल, ना 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 ना, 3 डबल और 12 सिंगल। ओ माय गॉड, सी आंसर है। जी हाँ, आपके सामने हमने स्ट्रक्चर बनाया, आपके सामने हमने गिनती करी। सी इज द आंसर। यस इंडीड, सी द आंसर। एंड दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऐसा ही देखिए आप। इस बार कुछ डेटा दिया है। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज गिवन बिलो। क्यों दे रखी है पता नहीं, क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी न भी दी होती तो भी हमको पता है डाउन द ग्रुप चलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। देयरफॉर हाइड्रोजन ई, मतलब इनमें से कोई भी ई है, ई एक वेरिएबल नाम है, एलिमेंट, ई फॉर एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ईएच बॉन्ड लेंथ का क्या होगा? अरे जब एटम की रेडियस बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। और यहां देख भी सकते हैं 389 से कम होकर 322 से कम होकर 297 से कम होकर 255, बॉन्ड स्ट्रेंथ लगातार कम हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसका मतलब मजे से बॉन्ड टूट जाएगा, मजे से बॉन्ड टूट जाएगा और मजे से ये हाइड्रोजन के एटम रिलीज कर देंगे। और जितने मजे से हाइड्रोजन के एटम रिलीज करेंगे या दूसरों को खिलाएंगे, उतने ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, उतने ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। तो SbH3 टूटेगा तो दूसरों को हाइड्रोजन खिलाएगा, वो हाइड्रोजन खाएगा तो मस्त हो जाएगा। आप कहेंगे ये उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मजे से कौन टूट रहा है? जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, SbH3। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जी हाँ, आप जान गए, वो SbH3। राइट राइट, बिल्कुल। अमोनिया में बहुत सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, कोई उसको रिडक्टेंट नहीं बोलता। फॉस्फीन हो सकती है, आर्सिन और एंटी ये स्टिबीन तो धड़ाधड़ कराते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं। इसी बात पे अगला सवाल, बिल्कुल। Which of the following statements is wrong? गलत क्या है? A. Single NN bond is stronger than single PP bond. झूठ है ये। क्यों? NN में लोन या OO या FF, ये बॉन्ड्स ऐसे हैं जिसमें लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इनके जो नीचे वाले हैं, PP या SS या ClCl, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। ये एक्सेप्शन है। नॉर्मली डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है। ये ऐसे केस है जहां बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ग्रुप 15, 16 और 17 में। एक ही जगह है, ऐसी 3 जगह हैं, कॉमन एक्सेप्शन है। NN सिंगल, डबल, ट्रिपल नहीं, सिंगल NN बॉन्ड से अच्छा है PP, OO से अच्छा है SS और FF से अच्छा है ClCl। याद ही होना चाहिए, बहुत पॉपुलर एक्सेप्शन है। तो ये बात सही है नहीं, ये बात गलत है। Phosphine can act as a ligand in the formation of coordination compound with transition elements. लोन पे डोनेट करना है, कर सकती है, ठीक है, सही है। ये 1 मिनट,
दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। NO2 पैरामैग्नेटिक, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ वो पैरामैग्नेटिक है, हाँ। कोवलेंसी ऑफ N2O5 नाइट्रोजन इन N2O5 इज 4। आपको कोवलेंसी देखनी है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। ओ ओ ओ, ये है N2O5। हाँ जी। और नाइट्रोजन एटम्स आर apparently tetravalent in this case. Nitrogen atoms are tetravalent in this case. Nitrogen atoms are tetravalent in this case. This is what we say. क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 उन्होंने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो उनकी कोवलेंसी 4 है। ठीक है, गलत चुनना था, ए गलत है, लो पहले ही चुन लिया होता। दिख तो गया था, लेकिन हम तो सारे ऑप्शन डिस्कस करने हैं ना, इसलिए। ठीक, ऐसे। Which of the following oxides of nitrogen is a colored gas? कलर्ड कौन है? एक ही तो थी, रेडिश ब्राउन NO2 गैस। जी हाँ, रेडिश ब्राउन NO2, डी इज द आंसर। इस मामले में बहुत स्पेशल बात है, आप देखिए बड़ी खास बात है, NO में अनपेड इलेक्ट्रॉन के बावजूद वो कलर्ड नहीं होती। अक्सर अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली कलर्ड हो जाते हैं, NO ऐसी नहीं है, कुछ अलग है। स्ट्रक्चर्स मैंने आपको सबके बता दिए थे, सबके फिर से एक बार अकाउंट करा रहे हैं, देख लीजिए। हाँ हाँ, बहुत देखे हमने, इट्स ओके, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। इन P4O10 each phosphorus atom is linked with dash oxygen atoms. My God, you're supposed to know the structure of P4O10. बना के दिखाया आपको कैसा होता है स्ट्रक्चर, बिल्कुल देखिए। PO ऐसे, ओ बल्कि थोड़ा सा अलग स्टाइल में यहाँ लिखते हैं, PO O O और O, P O O O O। ये लो बच्चों, ये बन गया प्यारा सा P4O10। हर फास्फोरस कितने ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है? हाईली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, आप देखिए, हर फास्फोरस 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है। गौर से देखिए, वो 4 ऑक्सीजन एटम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, राइट? एक डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड्स। The reaction of P4 with X leads selectively to P4O6. Then X is, क्या आपको पता है कि फास्फोरस को अगर आग लगा दी जाए तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनाता है P4O10 की, मतलब बड़े प्यार से बनता है। लेकिन आपको बनाना है P4O6, P4 से शुरू करना है, क्या करें? कंजूसी करिए, ऑक्सीजन कम कम दीजिए। कैसे दें? वेल, एक तो तरीका ये है कि ऑक्सीजन ज्यादा हो ही नहीं, कचरा हो। कचरा क्या हो सकता है? वेल, यहाँ पे लिखा है ऑप्शंस में, देखिए, ड्राई O2। अब ड्राई हो या मॉइस्ट, अगर ज्यादा होगी तो P4O10 तो बना ही देगी, ये तो ऑप्शंस यूजलेस हैं। अब मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, ये ठीक लगता है। क्यों? अगर आपने ढेर सारी नाइट्रोजन ले ली तो वो तो इनर्ट रिएक्ट ही नहीं करेगी, O2 वैसे ही जरा सी है, तो धीमे धीमे रो रो कर उसको O2 मिलेगी, ज्यादा मिलेगी नहीं, और P4O6 बनने का चांस बढ़ जाएगा। तो यस, B looks like the answer and actually B is the answer. लिटिल, सीमित मात्रा में O2 रहती है तब P4O6 बनता है। जी हाँ, हम ये जानते हैं, इसलिए ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विथ नाइट्रोजन लेनी चाहिए P4O6 बनाने के लिए। NaOH, ये गलत बात हो गई। क्यों? NaOH बेस है और P4O6 एसिडिक है। बेस एसिड को मार डालेगा, उसको बनने ही नहीं देगा, बनने के पहले उसकी हत्या कर देगा।
हम बेस नहीं ले सकते, गलत बात है। ठीक है, ये देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपॉन स्टैंडिंग टर्न्स येलो ब्राउन। क्यों? नाइट्रिक एसिड बिल्कुल ताजा ताजा आप निकालेंगे ना बोतल से, पानी की तरह दिखता है, एकदम कलरलेस ट्रांसपेरेंट बढ़िया लिक्विड दिखता है। लेकिन वही नाइट्रिक एसिड को अगर लंबे समय तक आप रखे रहें तो आप देखेंगे कि वो येलोइश ब्राउन हो जाता है, उसका रंग थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है। उसमें कलर कहाँ से आता है? एक्चुअली ये होता है कि नाइट्रिक एसिड पड़े पड़े जो है उस पर लाइट पड़ती है, और लाइट की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज कर जाता है ऐसे। अच्छा, और इसमें ये कलरलेस है, ये कलरलेस है, पर ये जो है ये है कलर्ड NO2। ज्यादा ज्यादा होगी तो रेडिश ब्राउन दिखती है, पर ये NO2 घुल जाती है उस नाइट्रिक एसिड में, कम मात्रा में होती है तो येलोइश दिखता है। ज्यादा हो जाएगी तो ब्राउनिश भी दिख सकता है बिकॉज ऑफ रेडिश ब्राउन NO2 गैस। वाओ, तो बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर। ये देखिएगा, ये रिएक्शन था। हाँ हाँ, जानते हैं हम। पॉलीफॉस्फेट्स आर यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग पर्पसेस। यस, पॉलीफॉस्फेट्स क्या है? P3O9 3-, ये पॉलीफॉस्फेट है। इसको कठोर जल को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के काम में लाया जाता है। क्यों? क्या करते हैं ये? बड़ा प्यारा काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, बड़ा सुंदर काम है। POPOP, क्या कर रहे हो? P3O9 3- बनाया था ना, वही बना रहा हूं। HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड का होल थ्राइस बनाया था स्ट्रक्चर 5-10 मिनट पहले, उसी का H+ निकाल के एनायन बना लिया है। क्यों बना लिया ये? आप देखिएगा, ये बहुत अद्भुत कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है जिसको स्टाइल मारने के लिए लोग किलेटिंग एजेंट बोलते हैं। किलेटिंग एजेंट कैसे? हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम आयन जो किसी के वश में नहीं आते हैं। हाँ जी, ये क्या करता है? ये इकट्ठा ही टैंग 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 3 तरफ से तीर चला देता है और उसे दबोच लेता है, एक यहां से, और ऐसे ही 3 तीर ऊपर से चल जाएंगे तो 2 पॉलीफॉस्फेट ग्रुप्स आते हैं और सैंडविच बना लेते हैं किसका? कैल्शियम आयन। बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बड़े पावरफुल केलेटिंग एजेंट्स होते हैं। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाकर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को दबोच लेते हैं, उनको स्टीरेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं होने देते। और स्टीरेट के साथ जब कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट होते थे तो कहते थे हार्ड वाटर है। अब वाटर की हार्डनेस महसूस नहीं होगी तो हम कहेंगे वो सॉफ्ट हो गया। अगर आप भूल गए तो याद दिला दूं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस कॉज हैं हार्डनेस का, ये कॉज है हार्डनेस का। अगर इनको कॉम्प्लेक्स बनाकर हटा दोगे तो हार्डनेस खत्म हो जाएगी। तो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद कटायनिक स्पीशीज। सी इज द आंसर। जी हाँ, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। बिल्कुल, ये रिएक्शन है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2, सच है, बट फास्फोरस इज कन्वर्टेड टू P4 एंड नॉट P2। क्यों? एक्चुअली नाइट्रोजन को जितना मजा N ट्रिपल बॉन्ड N बना के आता है ना, फास्फोरस का P ट्रिपल बॉन्ड P इज अनस्टेबल। अगर आप P4 का स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही विचित्र बात है। इतना अनस्टेबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड एंगल एकदम 60 डिग्रीज तक पिचका दिए गए हैं, वो स्वीकार है फास्फोरस को, पर उसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना स्वीकार नहीं है। क्यों? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है तो पाई बॉन्ड सड़ जाता है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड इज वीक इन फास्फोरस। पी पाई बॉन्डिंग इज वीक, इसलिए फास्फोरस नहीं बनाता P2, P4 बनाता है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्रा बेसिक एसिड? टेट्रा बेसिक मतलब इट रिलीजेस 4H+ आयंस। उसके एक मॉलिक्यूल में 4 एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, इसमें एक H+ देता है। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड
H3P3O9 या HPO3 होल थ्राइस, ये 3 H+ देगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, ये चारों H+ दे देगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4, ये 3 H+ देगा। टेट्राप्रोटिक चतुर्प्रोटिक कौन है? 4 H+ कौन देता है? जवाब है सी। सी इज द आंसर, राइट। ये सब देख चुके हैं आप, अलग अलग फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर्स वगैरह। पायरोफॉस्फोरिक पहली बार देख रहे हैं आप। आज हमने इसकी चर्चा नहीं करी, पढ़ाया था तब बताया था, रिविजन में नहीं आया था। पीओपी क्या कर रहे हो? स्ट्रक्चर बना रहा हूं बाबू। ये है टेट्राफॉस्फोरिक या टेट्राप्रोटिक पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ सल्फर कैन चेंज रिवर्सिबली बिटवीन देमसेल्व्स विद स्लो हीटिंग और स्लो कूलिंग। सल्फर की अल्फा बीटा फॉर्म जो है हल्का गर्म ठंडा करके अल्टी पल्टी मारती रहती हैं। स्टेटमेंट 2, एट रूम टेम्परेचर द स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोनोक्लिनिक सल्फर। नो, अल्फा और बीटा फॉर्म्स ऑफ सल्फर क्या है? सल्फर वैसे तो एसेट बनाता है ना, लेकिन एसेट के ही दो रूप हो सकते हैं, एक ब्रोम्बिक सल्फर जिसको अल्फा कहते हैं, और दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको बीटा कहते हैं। और 90 से 100 डिग्री के बीच में 95.5 डिग्री सेल्सियस पर वो पॉइंट आता है जिसके बियॉन्ड अगर आप हीट कर देंगे, इसके नीचे करेंगे तो रोम्बिक इज मोर स्टेबल, इसके ऊपर करेंगे तो मोनोक्लिनिक इज मोर स्टेबल, तो रोम्बिक पलट कर मोनोक्लिनिक बन जाएगा। अच्छा, और ये ठंडा गर्म करने पर अल्टी पल्टी मार लेती है? बिल्कुल धीमे धीमे से ही पकड़ लेते हैं ऐसा। सही बात है, ठीक है। प्रश्न क्या था? पहला ट्रू था और दूसरा फॉल्स। सी इज द आंसर, इंडीड सी इज द आंसर। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के दर्शन कीजिए, मजेदार। रोम्बिक सल्फर देखिए येलोइश है, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। मोनोक्लिनिक थोड़ी नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं, मोनोक्लिनिक के यहाँ दिखाए नहीं और होते हैं इस तरह। ठीक है। The order of electron gain enthalpy is, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई ट्रेंड वेंड है क्या? है, ट्रेंड भी है और एक्सेप्शन भी। नॉर्मल क्या होता है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप electron gain enthalpy usually decreases in magnitude, कम हो जाती है, पर ये हमेशा नहीं होता। हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन्स की फैमिली में मामला अलग है। FCl, Br और I में सबसे ज्यादा है Cl, फिर है F, फिर Br और फिर I। ये ट्रेंड है, सॉरी, ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का। O स्टाइल से टीपो, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन से ज्यादा है सल्फर, जी हाँ, उससे कम है सिलीनियम, टेरिडियम। ये ट्रेंड एक जैसा ही है, ऐसे देखेंगे, पर अंतर इतना है कि इन केसेस में ये बिल्कुल तारे जमीन पर हो जाता है, एन और एकदम चरणों में पड़ जाते हैं। तो सल्फर से कम है सिलीनियम, उससे कम है टेरिडियम, सच है, और सबसे कम है ऑक्सीजन। डी इज द आंसर, इंडीड डी इज द आंसर। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. The HOH bond angle in water is 104.5 degree. सच है। The lone pair repulsion of electrons is higher than the bond pair repulsion because लगाएंगे, ये भी सच है, दोनों सच हैं। A and R are true and R is correct expression, सही है, C is the answer। उसका एंगल कम है, क्यों? क्योंकि लोन पे रिपल्शन का मामला ज्यादा है, तगड़ा है बॉन्ड पेयर से। फाइन। The number of SO bonds in sulfurous acid, peroxo disulfuric acid and pyrosulfuric acid respectively are, oh my god, इनके तो स्ट्रक्चर आने चाहिए। बिल्कुल, सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3,
ये है सल्फ्यूरस एसिड। SO बॉन्ड्स की संख्या कितनी है? 1। ठीक है। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 है। SOOOOOH, ये है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डबल बॉन्ड O कितने हैं इसमें? चेक करो, 1 2 3 4 4। ठीक। एक्चुअली अगर ये 4 ऑप्शन दोनों में सेम में पहले देख लिया होता तो इसको स्किप भी कर सकते थे, पर एनीवे रिवीजन कर रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर तो बताने ही थे। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है? ये होता है H2S2O7, ऐसा होता है। ओके, 4 C is the answer. Indeed, C is the answer. Oxides of sulfur that does not contain bonds between sulfur atoms is SS bonds किसमें नहीं है? इसमें ऐसा पूछा है। बना के देखें। बिल्कुल। S4O6 2-, ये है S4O6 2-। ओके, SS बॉन्ड है? हाँ है, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना। H बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा। H2S2O4 यानी कि S2O4 2-, फिर S2O7 2-, और S2O3 2-, 3 स्ट्रक्चर्स। एक तो ये है थायोसल्फेट S2O3 2-, ऐसा है। क्या इसमें SS बॉन्ड है? है, बिल्कुल, ये भी नहीं चलेगा। H2S2O7 तो जस्ट बनाया ही था, SOOOSOOO, ये सही। H2S2O4 S2O4 2-, SOO, SOO, ये था S2O4। इसमें भी SS बॉन्ड है? हाँ है। A, B और D में SS बॉन्ड थे और नहीं है SS बॉन्ड किसमें? C में। तो C आंसर है, बिल्कुल है। स्ट्रक्चर्स तो बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए धड़ाधड़, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। यहाँ लोन पर मिसिंग है, तो स्ट्रक्चर में कायदे मानने चाहिए, बट कोई बात नहीं। चलिए, मैंने तो सारे आपको ढंग से बना के दिखा दिए। डन। Which of the following represents the correct order of decreasing number of SO bonds? S डबल बॉन्ड हो घट किस में रहेंगे? H2SO4 में 2 हैं, इसमें 1 है और इसमें 4 हैं। ये अभी कैलकुलेट करे थे हमने, तो सबसे ज्यादा तो H2S2O8 में है। ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद इसमें 1 और इसमें 2, तो ये भी गलत है। 4 2 1 C सही है। और ये ऐसे कैसे कर दिया? सारे स्ट्रक्चर बनाए भी, बार बार कब तक बनाते रहेंगे? ठीक है, बना लिए एक बार, आने चाहिए। हाँ हाँ, आ गए हमको। क्या बात करते हो तुम। देखो, सोडियम थायोसल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे बनाते हैं हाइपो? बाय रिड्यूसिंग Na2SO4 विद H2S। Na2SO4 किसी को घास नहीं डालता, रिड्यूस ही नहीं होता, रिएक्ट नहीं करता। बॉइलिंग सल्फाइड विद सल्फर अल्कलाइन मीडियम, ये सही है, ऐसा करते हैं। न्यूट्रलाइजिंग सल्फ्यूरस थायोसल्फ्यूरिक एसिड होता ही नहीं, उसे न्यूट्रलाइज क्या करेंगे? बॉइलिंग दिस इन एसिडिक मीडियम, ना एसिडिक नहीं, बेसिक मीडियम मांगता है, क्योंकि थायोसल्फेट एसिडिक मीडियम में तो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, तो बेसिक मीडियम में ही जिंदा रह सकता है, न्यूट्रल में बेसिक मानना चाहिए। 20 the answer. In the following reaction sequence in aqueous solution, the species X, Y, and Z respectively are. थायोसल्फेट में सिल्वर डाली, क्लियर सॉल्यूशन आया है। अरे वो तो पीपीटी करता था। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स बना होगा AgCl
H2O3 होल्ड ट्वाइस 3 ये कॉम्प्लेक्स होगा क्लियर सोल्यूशन का, उसमें और सिल्वर डाली तो Ag2S2O3 का प्रेसिपिटेट आ गया। पड़े पड़े ये प्रेसिपिटेट 3-4 बार कलर बदलता है, ये व्हाइट पीपीटी है, फिर ये येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर ब्राउन बन जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ag2S विच इज ब्लैक। तो Z है Ag2S, जी हाँ। फिर है हाइपो, बिल्कुल सही, ये गलत, ये सही है। इज द आंसर, इंडीड इज द आंसर, देयर वी आर। And this brings us to a final question that says, a compound that cannot act both as oxidizing and reducing agent is, दोनों की तरह एक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब वो हाईएस्ट और लोएस्ट स्टेट्स में नहीं होना चाहिए। फॉस्फोरस हाईएस्ट है +5, लोएस्ट है -3। H3PO4, फॉस्फोरस ऊपर नहीं जा सकता, खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। इज द आंसर। BCD नहीं है क्या? देखो सल्फर +4 में है, ऊपर +6 में जा सकता है, नीचे -2 में जा सकता है या 0 में जा सकता है। खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, खुद रिड्यूस होकर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, बोथ है। -1 का 0 और -2 दोनों में, +3 से +5 या +2 या +1 या 0 किसी में भी जा सकता है। तो ये B, C और D तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो सकते हैं। A सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, अगर हो ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकता। इट कैन नेवर फंक्शन एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। द आंसर इज A। समझ गए? समझ गए। ऐसे ही बच्चों